जी बेटा, तो आज हम लोग का टॉपिक है ब्रिटिश अराइवल। मुगल डिक्लाइन के बाद हम लोग जो अब लेसन कर रहे हैं वो है ब्रिटिश अराइवल। अच्छा, तो हम लोगों का टॉपिक जो है ब्रिटिश अराइवल, मुगल डिक्लाइन के बाद ये टॉपिक आता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये ब्रिटिश जो थे ये कैसे इधर आए और किस पर्पस के लिए आए। तो इसमें सबसे पहले ये देखें, ये मैंने आउटलाइन जो लिखी है इसमें सबसे पहले यूरोप इन 17th सेंचुरी। पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये यूरोप जो है इसमें उस वक्त क्या हो रहा था। ये यूरोपियन पार्ट थे, ब्रिटिश जो के इधर आए थे। तो यूरोप जो था उस वक्त भी दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग पार्ट था। टेक्नोलॉजी, वेपन, वेल्थ, इकोनॉमी के लिहाज से ये उस वक्त भी लीड कर रहे थे। और इन चीजों की वजह से या इन चीजों को लेके इन यूरोपियन कंट्रीज में कंपटीशन भी पाया जाता था, कंपटीशन या काइंड ऑफ राइवलरी भी पाई जाती थी इनमें। तो उस वक्त के जो बड़े राइवल कंट्रीज थे, जो कंपेटिटर्स थे, वो ये दो थे, ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रेंच जो थे ये यूरोपियन लैंड के ऊपर इनका कंट्रोल था, तो ये यूरोपियन को इस मार्केट में पेनिट्रेट नहीं करने देते थे। ब्रिटिश जो थे ये चूंकि एक आइलैंड है, ये बाहर से इन्होंने अपनी एक नेवल फोर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रखी थी और ये उधर से एक्सपेंड किए और बाकी दुनिया जो थी उसके मुख्तलिफ कोनों में पहुंचे और उनका कंट्रोल हासिल किया अपने पर्पसेस को सर्व करने के लिए। उसमें हम ये दूसरी हेडिंग जो मैंने दी है, इरा ऑफ कोलोनाइजेशन, ये कैसे शुरू होता है। एक्चुअली ये जो कंट्रीज थे ये ज्यादा पावरफुल थे टेक्नोलॉजी, वेपन, वेल्थ के लिहाज से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिहाज से। तो ये जाते दूसरे कंट्रीज जो थे उनको फिजिकली कंट्रोल कर लेते, कैप्चर करते, फिर उनको अपने प्रोडक्ट्स सेल करते, उनके रॉ मटेरियल्स को उधर से लेते, ट्रेड करते और उनको एज अ मार्केट यूज करते, एक्सप्लॉइट करते उनको और वेल्थ इकट्ठी कर रहे थे। इनमें से ये जो ब्रिटेन थे ये सबसे बड़े कॉलोनियल मास्टर थे, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी एम्पायर बनाई थी ड्यूरिंग द इरा ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब ये ब्रिटेन जो थे ये कैसे इतने सक्सेसफुल थे। एक्चुअली सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो ब्रिटेन में आया था। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये था कि इन्होंने पावर रन मशीन जो थी वो इन्वेंट कर ली। वो पावर रन मशीन जो थी उन्होंने इंसानों को रिप्लेस किया, उन्होंने प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग बड़ी आसान बना दी। अब ये जो चीजें प्रोसेस करते और मैन्युफैक्चर करते, एक तो वो स्टैंडर्डाइज होती, अच्छी क्वालिटी की होती, और वो चीजें जो थी वो इनकी जरूरत से भी ज्यादा इन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। तो अब ये अपनी उन प्रोडक्ट्स को, सरप्लस प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए दे नीडेड न्यू मार्केट्स। तो इस वजह से ये इन्होंने फिर अपनी कंट्री से निकल के बाकी कंट्रीज में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। दूसरा, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इधर कई कंपनीज जो थी इंग्लैंड में वो इमर्ज होना शुरू हो गई। प्राइवेट कंपनीज जो थी उन्होंने अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दी। उन्हीं में से एक कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इधर ब्रिटेन कंपनी थी, ये प्राइवेट ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ने बनाई थी और ये ट्रेडिंग किया करती थी। अब जब ये ट्रेडिंग कंपनी जो थी वो नियर बाई कंट्रीज को अप्रोच करती, उधर ट्रेड करती, लेकिन दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए इंटरेस्टेड नजर नहीं आती थी। तो ब्रिटिश लोग चाहते थे कि उनका रूल जो है मैक्सिमम एक्सपेंड करे, उनका कंट्रोल या उनकी ट्रेड बढ़े। तो ब्रिटिश ने कई कंपनीज को इंकरेज करने के लिए कहा कि अगर कोई कंपनी ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका के ईस्ट में, ये अफ्रीका के ईस्ट जो है इधर जाके ट्रेड करेगी तो हम लोग उसको मोनोपोली दे देंगे। मोनोपोली मींस के फिर वो उधर किसी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सॉरी ब्रिटिश कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर कोई कंपनी सबसे पहले पहुंच जाती है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट होगी जहां पे वो किसी और ब्रिटिश कंपनी से कम्पीट नहीं करना पड़ेगा उसको। तो इस वजह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको इधर की क्वीन ने अलाउ किया ट्रेड करने के लिए टू ईस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इधर इंग्लैंड से चली और ऑल द वे क्रॉस करते हुए ये सबसे पहले जो आई वो ये आजकल जिसको इंडोनेशिया या साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं ये कंट्रीज को, ये सबसे पहले इन्होंने इस जगह को अप्रोच किया, ईस्ट इंडीज को। ईस्ट इंडीज में जब ये आए तो जैसा कि हमने पहले अभी डिस्कस किया कि यूरोपियन पावर्स में ये रेस चल रही थी कॉलोनीज बनाने की। तो इधर पहले से ही कई यूरोपियन पावर्स जो थी वो पहुंच चुकी हुई थी, डच वगैरह या पुर्तगीज वगैरह। उन्होंने इनको इस ईस्ट इंडीज मार्केट में पेनिट्रेट नहीं करने दिया। तो मींस को इधर इनका बिजनेस एस्टेब्लिश ना हो पाया। तो इस वजह से फिर इन्होंने इसका अल्टरनेटिव के तौर पर ये सब कॉन्टिनेंट जो कि आज साउथ एशिया के नाम से जाना जाता है इसको अप्रोच किया।
अच्छा, इसमें हम लोग अब एक क्वेश्चन ये भी आता है आप लोगों को अक्सर के, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इधर आई क्यों थी? तो उसके लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी और अब सब कॉन्टिनेंट को हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट में आई क्यों। सबसे पहले तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि एक तो पर्पस इनका जो था मेन वो था ट्रेड, कि इधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो सरप्लस में प्रोडक्ट्स होगी, ये दे वर लुकिंग फॉर द न्यू मार्केट्स, दे केम टू ईस्ट ऑफ अफ्रीका फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। तो एक तो ये थी इनकी वजह। दूसरी वजह जो थी वो ये भी हम इसको कह सकते हैं पर्टिकुलरली ये सब कॉन्टिनेंट में आने की, कि ईस्ट इंडीज में जब इन्होंने अप्रोच किया था तो उधर इनको मार्केट में पेनिट्रेट नहीं करने दिया बाकी यूरोपियन पार्ट्स ने, तो दे टुक सब कॉन्टिनेंट एज द अल्टरनेटिव ऑफ ईस्ट इंडीज। तो ये दूसरी वजह ये भी आप कह सकते हैं, अल्टरनेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, अब और इसके अलावा एक और बड़ा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था इन लोगों के लिए और इनका इस मार्केट में आने की वजह जो थी वो थी रिचेज ऑफ इंडिया, के इंडियन वेल्थ, इंडिया के रॉ मटेरियल्स। इंडिया में उस वक्त कॉटन, इंडिगो, सिल्क, स्पाइसेस, इस तरह की कई प्रोडक्ट्स ऐसी थी जो इनके ट्रेडिंग पर्पस को सर्व कर सकती थी। वो चीजें ये इधर से रॉ मटेरियल के तौर पर लेके जा सकते थे अपनी मार्केट, सॉरी अपनी फैक्ट्रीज को फीड करने के लिए, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। तो ये भी इधर के रॉ मटेरियल्स या इधर के रिचेस या इधर के वेल्थ जो है वो भी इनके लिए एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तो उस वजह से भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट आई। तो ये इसकी तीसरी वजह हो सकती है आने की। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसने अपना रूल कैसे एक्सपेंड किया और एस्टेब्लिश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब सब कॉन्टिनेंट आई तो सबसे पहले इसको शाहजहां जो था उसने अलाउ किया इधर, और उस वक्त जो गुजरात का गवर्नर था औरंगजेब, उसने अलाउ किया, इनको परमिशन दी ट्रेड करने की। इन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दी, इनकी औरंगजेब से लड़ाई भी हुई और जंग हुई, उसमें ये हार भी गए बड़ी बुरी तरह। लेकिन इन्होंने अपोलॉजीज अपनी मांगी और उसके बाद इंडेमनिटी, जुर्माने पे किए और दोबारा से ट्रेड करना शुरू हो गए। लेकिन उस वक्त मुगलों को ये पता ही नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता वो इन सबके जो एरियाज हैं वो इन पे कब्जा कर लेंगे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने से एक तो इधर आके ट्रेडिंग जब शुरू की तो इसके की पॉइंट्स जो थी सी पोर्ट्स, ये देखें ये तीन को मैंने मेंशन किया हुआ है, कलकत्ता, बंगाल की सी पोर्ट, और इधर मद्रास, ठीक है, और ये बॉम्बे। इधर इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसीज मींस के मेन अपने ट्रेडिंग ऑफिसेज बना लिए इन तीनों जगहों पे, और इधर से ये तीनों सी पोर्ट्स थी और की सी पोर्ट्स थी, इधर से अपने ट्रेड करना शुरू कर दी, अपने मेन ऑफिसेज बना लिए, और इन्होंने इतनी वेल्थ और स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर दी कि ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू मेंटेन देयर ओन आर्मी, अपनी आर्मी इन्होंने मेंटेन करना शुरू कर दी। अब इनका इन्फ्लुएंस जो था वो बढ़ता चला जा रहा था। अब इनके जो राइवल, जो कि हमने शुरू में पढ़ा है कि ये फ्रेंच जो थे, ये इनको हर जगह पे अपोज करते थे, हर जगह जब हम ये जाते, तो ब्रिटिश जो थे इनको इधर इंडिया से निकालने के लिए इन्होंने, फ्रेंच ने, इधर बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको इन्होंने असिस्ट किया, उसको वेल्थ और उसको टेक्नोलॉजी, वेपन्स वगैरह दिए और इनकरेज किया टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम दिस प्लेस। तो 1756 में पहली दफा ये नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की और ये कलकत्ता जो था वो उसने इसका कंट्रोल इनसे ले लिया। तो ये एफर्ट की गई थी इनको इधर से निकालने के लिए। लेकिन इन द वेरी नेक्स्ट ईयर 1757, ये अब हम बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहे हैं, 1757 में एक ब्रिटिश जनरल जो था रॉबर्ट क्लाइव वो आया। ब्रिटिश जो थे वो बड़े टेक्निकली वेपन के लिहाज से और स्किल्स के लिहाज से बड़े सुपीरियर थे। वो रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने, और वो वेपन और इन चीजों के अलावा बड़े अच्छे डिप्लोमेट्स भी थे। उन्होंने आके सबसे पहले ये जो नवाब था इसका जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, उसको ब्राइब किया, उसको अपने साथ मिला लिया। और जो ये फ्रेंच ने इनको वेपन्स दे रखे थे नवाब सिराजुद्दौला और उसकी आर्मी को, उसने उन वेपन्स को बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया, गन पाउडर गीला हो गया, वो चलने के काबिल भी न रहा। तो जब 1757 में ब्रिटिश और नवाब की आर्मीज जो थी उनकी कन्फ्रंटेशन हुई एट द प्लेस ऑफ प्लासी, तो उसमें ये नवाब की आर्मी जो थी वो बड़ी बुरी तरह हार गई और बल्कि इस जंग में नवाब मारा गया। और अब जैसा कि ब्रिटिश ने इधर नवाब सिराज वो मीर जाफर को अपने साथ मिला रखा था, उन्होंने अब उसको इधर का नवाब जो था वो बना दिया और इधर का गवर्नर जो था वो मीर जाफर बन गया। अब इधर का फिजिकल कंट्रोल जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था वो भी कंपनी ने हासिल कर लिया था।
पहले तो सिर्फ ट्रेडिंग थी, ट्रेडिंग के लिए आए हुए थे। अब इधर मीर जाफर का बेटा मीर कासिम जो था वो इधर से निकला, उसने उस वक्त ये दिल्ली, दिल्ली जहां पे मुगल एम्परर बैठता था, मुगल एम्परर उस वक्त था शाह आलम, उससे भी मदद ली, ये नवाब अफउद से मदद ली, और ब्रिटिश कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको फिर से चैलेंज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी आर्मी सुपीरियर थी, उन्होंने इसको भी डिफीट कर दिया, बजाय कि वो इधर से कुछ अपने एरियाज वापस लेते, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस या कंट्रोल जो था वो मजीद बढ़ गया, बल्कि कम होने की बजाय। तो ये इस तरह इन्होंने अपना इधर पहली दफा एक फिजिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था वो संभाल लिया। अब इसके बाद आ जाता है कि अब उनकी मर्जी का नवाब था मीर जाफर, उनका गवर्नर था ब्रिटिश का, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने इन जगहों को खूब एक्सप्लॉइट किया। ये अब इधर उन्होंने एक काइंड ऑफ प्लंडरिंग शुरू कर दी कि अब नवाब से इधर के ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके ऑफिशियल्स बड़े बड़े तोहफे तहाइफ लेते और वेल्थ इकट्ठी करनी शुरू कर दी, उन्होंने अपनी मर्जी की फेवरेबल ट्रेडिंग पॉलिसीज बनाई और लोकल लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनकी वेलफेयर को। और इन सब चीजों की वजह से ये जो इवन कि एक दफा इधर फेमिन आया, बंगाल में लोग भूख से मर गए, लेकिन कंपनी का जो एटीट्यूड था वो बड़ा कोल्ड था टुवर्ड द लोकल पीपल, काइंड ऑफ अपैथी। तो इन लोगों ने ये चीजें अननोटिस नहीं जा रही थी, इवन के ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश भी इन चीजों को देख रहे थे, इनकी गवर्नमेंट, उनके पार्लियामेंटेरियन, उस वक्त उनका अगर जो प्रिंट मीडिया था उसने भी इस पे बात करना शुरू कर दी। उनका अपना पार्लियामेंटेरियन जो है, एक वो उसने कहा, आपकी बुक में उसका कोट भी है, कि वो कहता है कि जमीन के इस रुए जमीन पे ऊपर कोई ऐसी पावर नहीं है, इतनी कुरल पावर नहीं है जैसी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत चला रही है। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ये चीजें देख रही थी। तो इसके ये टॉपिक आज हमारा ये यहां तक ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इधर कब और कैसे आई और कैसे हुई। नेक्स्ट लेसन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर डायरेक्टली इधर कैसे इन्वॉल्व हुई और उन्होंने फिर बाकी इंडिया जो था उसका कंट्रोल कैसे हासिल किया। तो ये एक्चुअली उसकी एक रीजन तो यही थी, ये बंगाल की एक्सप्लॉयटेशन और प्लंडरिंग। बंगाल में इन्होंने खूब एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था। और उसको हम लोग कल से जो इसके बाकी मैं आउटलाइन लिखूंगा वो होगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व हुई और उसने फिर इधर बाकी इंडिया का कंट्रोल कैसे लिया। कल का हमारा वो टॉपिक होगा। तो आज के लिए ये इतना ही है। आप लोग इसको लाजमी तौर पर जब पढ़ते हैं बाद में या उससे पहले ही मैं इसको ऑन कर देता हूं, तो आप लोग ये मैप ड्रॉ किया करें, ये आउटलाइन को नोट कर लिया करें और इसके अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश किया करें, सीखने की कोशिश किया करें। इसके अलावा फिर इसको जाके अपनी बुक से भी पढ़ा करें। और बुक से पढ़ने के अलावा आप लोगों को दोबारा कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप लोगों का यही रिकॉर्डेड वीडियोस होती है, मैं अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोग उधर से उसको दोबारा कंसल्ट भी कर सकते हो, पास कर करके भी उसको सुन सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। और बेहतर है कि आप लोग जब आते हैं तो पिछले टॉपिक को रिवाइज करके आया करें, चैनल से देख लिया करें वीडियो, बुक से पढ़ लिया करें उसको। चलिए बाकी जो है कल हम लोग इसको करेंगे। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ।